हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वाली वीडियो में आप सभी का यूनिट 1 का सिंक्रोनस मशीन जो फर्स्ट था उसका हमने सॉल्यूशन और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए थे। उसका 2 नंबर का भी क्वेश्चन बता दिया था और लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिया था। तो हमने कहा था कि इसके बाद यूनिट 2 का हम वीडियो लाएंगे। तो दोस्त, यूनिट 2 कुछ हम अपने हिसाब से वीडियो ला रहे हैं क्योंकि ऐसा हो रहा था कि क्वांटम से हम चीज़ें समझा रहे थे, तो क्वांटम में उसी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें लिखी हुई थी तो ज़्यादा हम समझा नहीं पाते थे। तो इसमें कर क्या रहे हैं दोस्त, यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पर हमने लिख दिया है। इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम अपने हिसाब से बताएंगे, अपने नोट्स के थ्रू बताएंगे यहाँ पे, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरे बने रहिएगा दोस्त। और एक बात कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, और खासकर आप एक ही से बीटेक कर रहे हैं और भी दोस्त जैसे कि आपको सरकारी वैकेंसियों के बारे में नोटिफिकेशन या अपडेट चाहिए तो हम उसको भी देते रहते हैं समय समय पर। तो दोस्त तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खास इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका यूनिट 2 है और सिंक्रोनस मशीन 2 है, इसमें जो मेन टॉपिक है यहाँ पे देखिए हम चीज़ें लिख दिए हैं। तो यहाँ पे जो एक टॉपिक है मेन, ये है टू रिएक्शन थ्योरी, जिसमें आता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। और इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल एंड सैलिएंट पोल मशीन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। देखिए, सिंक्रोनस मोटर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका स्टार्टिंग मेथड आप सभी को बताएंगे हम। और देखिए आगे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ वायरिंग फील्ड करेंट एट डिफरेंट लोड्स, ठीक। और है आगे वी कर्व एंड इनवर्स वी कर्व। तो वी कर्व जो बड़े अच्छे समझाएंगे, इनवर्स वी कर्व क्या है, ये सभी एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है हंटिंग है, डैम्पिंग है, तो ये सब चीज़ें हम समझाएंगे आप सभी को। तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक दिखिएगा। वीडियो लंबा जरूर होगा फ्रेंड्स, नियर अबाउट मान चलिए 1 आवर्स के करीब हो सकता है वीडियो, लेकिन ये हम गारंटी देते हैं इस चीज़ की कि ये सब सारी चीज़ें बड़े अच्छे से आप सभी को समझा देंगे। तो ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। पहले देखिए यहाँ पे जो होता है आपका सिंक्रोनस मशीन। तो नॉर्मली जो सिंक्रोनस मशीन होता है वो दो पार्ट में बटा होता है। एक होता है आप सबका सिंक्रोनस जनरेटर और एक होता है सिंक्रोनस मोटर। तो चलिए बताते हैं आप सभी को। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमने अपने नोट्स में पहले से ही सारी चीज़ें लिख रखा है। तो चलिए बारी बारी से हम सारी चीज़ें आप सबको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखिए, जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक, वो 2 टाइप्स का होता है। हमने बताया था सिंक्रोनस मोटर होगा, एक सिंक्रोनस जनरेटर होगा, ठीक। तो जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है इसको हम चाहे तो जनरेटर बोलें या फिर चाहे तो अल्टरनेटर बोलें, ठीक। देखिए, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, साथ साथ चलना। सिंक्रोनस का हिंदी मतलब ही होता है साथ साथ चलना। एक बात और कहेंगे दोस्त, थोड़ी हैंड राइटिंग पुअर हो सकती है और हो सकता है काफ़ी छोटा छोटा हमने लिखा है। तो बस ये है कि चीज़ें हम बोल रहे हैं तो आप लोग अगर चीज़ें देख के नहीं समझ में आ रही होगी तो शायद बोलेंगे तो वो सुनेंगे, समझ में आ जाएगी। तो बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझाने की कोशिश करेंगे आप सभी को, ठीक। तो देखिए, इसके पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एक तरफ से बताएंगे हम, एक घंटे की नियर अबाउट 1 घंटे की वीडियो रहेगा, लेकिन एक तरफ से सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो होता क्या है, स्टेटर है सिंक्रोनस का। देखिए स्टेटर है, ये ओनली स्टेटर है। इसमें यहाँ पे RYB तीनों सप्लाई दी गई है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इफ 3 फेज बैलेंस सप्लाई इज गिवन देन ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस हैविंग मैग्नीट्यूड 3/2 φm एंड रोटेट्स विथ सिंक्रोनस स्पीड ns बराबर 120 f/p। तो इसका मतलब ये है, जब हम इसके स्टेटर पे 3 फेज की बैलेंस सप्लाई देंगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा फ्रेंड्स 3/2 φm। 3/2 φm उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। अब ये रोटेट्स करेगा सिंक्रोनस स्पीड से। सिंक्रोनस स्पीड मतलब होता है ns बराबर 120 f/p, जहाँ पे f होता है फ्रिक्वेंसी, p होता है पोल्स की संख्या, ठीक। चलिए आगे देखिए, स्टेटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन एंड अल्टरनेटर इज सेम एज द स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें कह रहा है कि जो आपका सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर होता है, या फिर बोले तो अल्टरनेटर, या तो सिंक्रोनस मोटर या तो अल्टरनेटर, ठीक, जो इसका स्टेटर होता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के ही जैसा होता है, ठीक। चलिए आगे, स्टेटर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील हैविंग 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। जो आपका स्टेटर होता है वो लेमिनेट किया होता है सिलिकॉन स्टील से 3 फेज के डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से, ठीक। आगे देखिए, चलिए अब बताते हैं रोटर के बारे में।
तो जो आपका रोटर होता है मेनली टू टाइप का होता है सिंक्रोनस मोटर का। एक होता है सैलिएंट पोल टाइप रोटर और इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर, और एक होता है मतलब इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर या फिर इसी को बोलते हैं प्रोड्यूटेड पोल टाइप रोटर। सैलिएंट पोल टाइप रोटर की प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर बोलते हैं या फिर प्रोट्रूडेड पोल टाइप रोटर। ठीक, चलिए आगे हम बताते हैं सारी चीज़ें। बस फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। ठीक, देखिए ये है प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर। तो देखिए दिस रोटर हैविंग लार्ज डायमीटर एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ। इस टाइप का रोटर का जो डायमीटर होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा होता है, और जो इसका एक्सियल लेंथ होता है वो कम होता है। ठीक, अब आगे देखिए दूसरा टाइप जो है नॉन सैलिएंट पोल टाइप रोटर। तो देखिए यहाँ पे नॉन सैलिएंट और सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। तो यहाँ पे देखिए दिस रोटर हैविंग स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज एक्सियल लेंथ। तो इस रोटर का जो डायमीटर होता है वो इसके कंपैरिजन में सैलिएंट पोल के कंपैरिजन में स्मॉल होता है उसका डायमीटर, और इसका जो एक्सियल लेंथ होता है, देखिए एक्सियल लेंथ ये है, इसका डायमीटर ये है। ठीक, ये देखिए कम है, एक्सियल लेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं इसका डायमीटर ज़्यादा है, एक्सियल लेंथ कम है। ठीक, चलिए आगे सैलिएंट पोल टाइप रोटर के बारे में कुछ चीज़ें बता देते हैं। तो देखिए सैलिएंट पोल टाइप यहाँ रोटर बना है। पहला जो पॉइंट है यहाँ पे दोस्त, हैंड राइटिंग थोड़ा मेरी पुअर है और छोटा छोटा हमने लिखते भी हैं छोटा छोटा एक्चुअली में, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए पहला पॉइंट है डायमीटर बड़ा बनाते हैं, एक्सियल लेंथ कम होती है। तो इसका डायमीटर बड़ा होता है और एक्सियल लेंथ अभी जो हम ऊपर जस्ट बताएं, एक्सियल लेंथ मतलब ऐसे जैसे ये हमारा पेन हो गया, ये इसका डायमीटर है ये, और जो इसका एक्सियल लेंथ है ये एक्सियल लेंथ है इसका। ठीक, तो यही बोल रहा है कि इसका एक्सियल लेंथ लंबा होता है और डायमीटर इसका कम होता है। आप एक प्रकार से यही समझ सकते हैं, सैलिएंट पोल टाइप रोटर आपका यही है। ठीक, एक प्रकार से। ठीक, आगे देखिए दे आर यूज्ड एट हाइड्रो पावर प्लांट एट स्मॉल स्पीड। इसका जो यूज होता है वो हाइड्रो पावर प्लांट में होता है कम स्पीड के लिए। ठीक, आगे देखिए इस तरीके का जनरेटर या मशीन लो स्पीड के लिए हाइड्रो पावर प्लांट पर इस्तेमाल होता है जहां पर की स्पीड बड़ी कम होती है। ठीक, हमने बता दिया पहले ही। और देखिए फ्रेंड्स आगे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के लिए पोलों की संख्या ज़्यादा बनाई जाती है, कभी कभी 150 पोल तक भी बनाई जाती है। इतना ज़्यादा पोल बनाने के लिए परिधि बहुत ज़्यादा रखी जाती है जिसके कारण डायमीटर ज़्यादा बनाना पड़ता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। ये तो आपका कंस्ट्रक्शन हो गया एक प्रकार से स्टेटर और रोटर। ठीक, रोटर टू टाइप्स का होता है, स्टेटर के बारे में बता ही दिया। अब चलिए आगे पॉइंट पे बात करते हैं हम। तो चलिए अब हम बताते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। देखिए दोस्त, हम ऐसी कोई बातें नहीं बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं चीज़ों को बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, जो आपको आना चाहिए एक्चुअल में और आप पेपर में लिख सके, उसको आपके अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक, तो चलिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो देखिए ये स्टेटर है, इस पर हमने 3 फेज की सप्लाई दिया है, यहाँ पे स्लॉट्स बने हैं, इसी पर स्टेटर वाइंडिंग की होती है जिसको हम की आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक, अब चलिए देखिए ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसका ये रोटर है, यहाँ पे NS पोल बने हुए हैं। ठीक, यहाँ पे ये डायग्राम आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए, बना लीजिए। ठीक, और जितने भी चीज़ें हम बता रहे हैं समझा रहे हैं उनको कोशिश करिए फ्रेंड्स आप कॉपी में अपने लिखते रहिए। ठीक, चलिए आगे देखिए नंबर ऑफ पोल्स इन स्टेटर बराबर नंबर ऑफ पोल्स इन रोटर। अगर नंबर ऑफ पोल्स, जितने पोल्स आपके स्टेटर में हैं, अगर उतने ही पोल्स आपके रोटर में हो गए तो देखिए यहाँ पे मतलब अगर उस कंडीशन में अगर नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर और नंबर ऑफ पोल्स रोटर है मतलब इक्वल है, तब तो आपका मशीन स्टार्ट होगा। अन्यथा अगर नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में और नंबर ऑफ पोल्स रोटर में इक्वल नहीं है आपस में, तो आपका मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा। ठीक, तो देखिए इफ द नंबर ऑफ पोल इन स्टेटर डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पोल इन रोटर देन नेट टॉर्क विल बी जीरो एंड मोटर विल नॉट स्टार्ट। जैसा कि हमने अभी बताया कि जो नंबर ऑफ पोल्स हैं स्टेटर में और इक्वल नहीं है आपके नंबर ऑफ पोल्स रोटर के, तो आपका मोटर स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे इसी सीक्वेंस में इन सिंक्रोनस मोटर व्हेन वी आर गिविंग डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई इट विल नॉट सेल्फ स्टार्टेड बिकॉज स्टार्टिंग टॉर्क इज जीरो। जब हम सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पे 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है,
क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। अगर कोई पूछ दे कि आपका सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड होता है तो बोलना नहीं होता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। इसको स्टार्ट करना पड़ता है एक्साइटेशन के द्वारा, ठीक। अब ये इसी केस में अगर इंडक्शन मोटर की हम बात करें तो इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड होता है। चलिए आगे, तो आगे है आप सभी का सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टेड, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज 0, ये हमने बता दिया। आगे देखते हैं यहाँ से, सिंक्रोनस मोटर आइदर रन विथ सिंक्रोनस स्पीड अदरवाइज इट विल नॉट रोटेट्स एट ऑल। तो जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है वो ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से रन करता है, नहीं तो ये रन ही नहीं करता। कहने मतलब अगर स्टार्ट होगा, जैसा कि इसका नाम ही है भैया सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये जब चलता है ना तो सिंक्रोनस स्पीड से ही चलता है, नहीं तो चलता ही नहीं है, ठीक। आगे देखिए, बाई द यूज ऑफ पोनी मोटर द सिंक्रोनस मोटर इज स्टार्टेड एट नो लोड। तो पोनी मोटर का हम यूज करके सिंक्रोनस मोटर को हम चलाते हैं। इसका शर्त होना चाहिए कि सिंक्रोनस मोटर उस कंडीशन में नो लोड पे होना चाहिए। पोनी मोटर का जब हम यूज करते हैं तो आप जानिए कि सिंक्रोनस मोटर है जो नो लोड पे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर हमने बना रखा है। अब इसको पोनी मोटर से होता है, देखिए रोटेट्स बाय पोनी मोटर और एक्सटर्नल मोटर। अब ये यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक लॉकिंग है, यहाँ पे 3 फेज की स्टेटर सप्लाई है। अब चलिए बताते हैं अच्छे से पोनी मोटर कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और कैसे हम पोनी मोटर के द्वारा आपके सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक। इन सब बातों पर बात करते हैं। तो देखिए, since the pony motor start the synchronous motor at no load, hence pony motor is required to fulfill no load losses of the main synchronous motor which is to be started. That's why the rating of the pony motor is very small in comparison to the main synchronous motor which is to be started. तो होता क्या है कि पोनी मोटर तो पहली बात तो हम नो लोड के कंडीशन में स्टार्ट करते हैं। ये पोनी मोटर करता क्या है एक्चुअल में, ये फुलफिल करता है नो लोड लॉसेस को। जो नो लोड पे मोटर की लॉसेस है उसको ये फुलफिल करने का काम करता है। तो भैया नो लोड पे लॉसेस कितना होगा, बहुत ही कम होगा। तो इसी वजह से इसका जो पोनी मोटर होता है इसकी रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये बहुत कम होता है, ठीक। तो आगे चलिए और देखिए यहाँ पे क्या है, दैट्स वाई द रेटिंग ऑफ पोनी मोटर इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द मेन सिंक्रोनस मोटर। वही बताया हम ना कि इसकी रेटिंग कम होगी आपके मेन सिंक्रोनस मोटर के रेटिंग के अपेक्षा, ठीक। और आगे देखिए, और देखिए another स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज ऑन लोड स्टार्टिंग बाय द यूज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग और केज वाइंडिंग। तो जैसा कि आपकी यूनिट 2 में डैम्पर वाइंडिंग एक अलग से क्वेश्चन है, तो आपका डैम्पर वाइंडिंग भी आप लोग इसी में समझ लीजिए। देखिए हम एक तरफ से सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं तो इसमें आप सभी की बहुत सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पे नहीं, अभी तो हम नो लोड पे पोनी मोटर यूज कर रहे थे, अगर हम बोल दे अब भैया आपका सिंक्रोनस मोटर लोड पे है, तब अब आप कैसे एक्साइटेशन देंगे, किस मोटर के द्वारा। तो जब लोड पे रहेगा आपका सिंक्रोनस मोटर तब हम यूज करेंगे डैम्पर वाइंडिंग, या इसी को बोलते हैं केज वाइंडिंग। अगर इनकेस कोई बोल दिया डैम्पर वाइंडिंग होता है क्या, तो आप लोग ऐसे बोलिए डैम्पर वाइंडिंग एक्सप्लेन करने के लिए, डैम्पर वाइंडिंग का यूज हम सिंक्रोनस मोटर को लोड के कंडीशन में स्टार्ट करने के लिए करते हैं सिंक्रोनस मोटर में, ठीक। तो ये आपका डैम्पर वाइंडिंग का अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर बड़े अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक। चलिए आगे, देखिए डैम्पर वाइंडिंग को ही चाहे तो आप अमित श्योर वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक। आगे देखिए डैम्पर वाइंडिंग या अमित श्योर वाइंडिंग ये करता क्या है आपका, देखिए डैम्पर वाइंडिंग, ये डैम्पर वाइंडिंग क्वेश्चन हो रहा है, ये आप एक तरफ से समझिए, पढ़ते रहिए, ये मत समझिएगा हम क्वेश्चन बोलेंगे, ये एक तरफ से हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक। तो आपके डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है, डैम्पर वाइंडिंग या फिर अमित श्योर वाइंडिंग, इट परफॉर्म्स 2 फंक्शन। इसके 2 फंक्शन होते हैं। पहला, डैम्पर वाइंडिंग इज यूज टू स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, और दूसरा है डैम्पर वाइंडिंग प्रिवेंट हंटिंग एंड फेज स्विंग। तो जो आपका डैम्पर वाइंडिंग होता है ये सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है पहला, और दूसरा जो डैम्पर वाइंडिंग होता है ये हंटिंग से
प्रोटेक्ट करता है मोटर को, ठीक। अगर कोई बोल दे डैम्पर वाइंडिंग का कार्य, तो पहले तो आप बता दीजिएगा लोड की कंडीशन में मोटर और सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। और दूसरा डैम्पर, ठीक, दूसरा बताना कि डैम्पर वाइंडिंग जो होता है सिंक्रोनस मोटर में जो हंटिंग होती है उसको दूर करता है। अभी देखिए हंटिंग वंटिंग सब आगे भी बताएंगे, अपने इसी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अगर इनकेस नहीं भी बता पाते, अगर वीडियो लंबा चला गया 50-60 मिनट का, तो हम अपने दूसरा पार्ट लाएंगे, आप लोग वो देख लीजिएगा। तो इसमें पहले बने रहिएगा, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फ्रेंड्स बने रहिए, ठीक। और देखिए एक बार अगर सिंक्रोनस मोटर अपने साथ सिंक्रोनस स्पीड पर चल पड़ी तो उसका कुछ ना कुछ फुल लोड टॉर्क होगा, तो होगा ही, यद्यपि स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, ठीक। तो ये सब थोड़ा न्यूमेरिकल है, ये आपके काम का नहीं है। चलिए अब आगे बताते हैं इसी सीक्वेंस में। चलिए यहाँ से देखिए आप लोग स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर को हम कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसका 2 मेथड है। पहला जो है बाय यूज ऑफ एक्सटर्नल प्राइम मूवर, और दूसरा जो है बाय यूज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। या तो आप एक्सटर्नल प्राइम मूवर का यूज कर ले, एक्सटर्नल प्राइम मूवर मतलब मेरा यही है पोनी मोटर जैसे, ठीक। और दूसरा जो है बाय यूज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, तो डैम्पर वाइंडिंग का भी यूज करके आप सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए पहला बाय यूज ऑफ एक्सटर्नल प्राइम मूवर, ठीक। तो देखिए फॉर नो लोड स्टार्टिंग दिस मेथड इज एडॉप्टेड। तो यह मेथड नो लोड के कंडीशन में एडॉप्टेड किया जाता है, मतलब अपनाया जाता है, ठीक। और दूसरा है द एक्सटर्नल प्राइम मूवर इज आल्सो नोन एज पोनी मोटर, इट मे बी इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर लाइक शंट। तो यह जो एक्सटर्नल प्राइम मूवर होता है इसको हम पोनी मोटर के रूप में जानते हैं। ये हो सकता है इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, मतलब ये जो पोनी मोटर बोल रहे हैं बार बार, कोई मोटर थोड़ी नहीं है पोनी मोटर तो भैया या तो इंडक्शन मोटर हो सकता है या फिर कोई डीसी मोटर हो सकता है लाइक शंट मोटर। तो उसी मोटर को बोलते हैं पोनी मोटर। मतलब ये बोले अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन कि पोनी मोटर के रूप में हम किस मोटर का यूज करते हैं पोनी मोटर के रूप में, तो बोलना कि इंडक्शन मोटर या फिर डीसी शंट मोटर, ठीक। चलिए आगे। If the auxiliary motor is of an induction motor, then its no of poles is equal to the number of poles of synchronous motor. If the number of poles of synchronous motor is very large, then number of poles of auxiliary motor or auxiliary induction motor may be kept less. आगे देखिए, if the number of poles of auxiliary induction motor is equal to the number of poles of synchronous motor, then अगर यही कह रहा है कि जो आपका ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर है उसका अगर पोल्स इक्वल है आप सभी के सिंक्रोनस मोटर के पोल से, तो देन मतलब तब ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर is started which accelerates the rotor of synchronous motor towards synchronous speed in the direction as the stator field of the synchronous motor. When the speed reaches near synchronous speed, the stator winding of synchronous motor is subsequently the field winding of synchronous motor is also switched on, and the rotor of synchronous motor get magnetically locked with the stator field, and then synchronous motor continue to run at synchronous speed. The auxiliary motor should be less switched off and decoupled from the shaft of the synchronous motor, and the field winding is excited before stator winding. The synchronization would become necessary if the stator winding is switched on at start. The high induced voltage in the field winding get damage the field circuit insulations. ये सारी चीज़ें आप ये मत सोचिए कि हम पढ़ते चले जा रहे हैं समझाएंगे नहीं, सारी चीज़ें अपने अपने भाषा में हिंदी भाषा में समझाएंगे, ठीक। If the auxiliary motor is a DC motor with provision for speed control, and it is recommended that the synchronous machine may be synchronized as a generator, and subsequent the auxiliary motor may be switched off and decoupled, mechanical load can
देन बी अप्लाइड ऑन द शाफ्ट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। SM का मतलब है सिंक्रोनस मोटर, हमें शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, ठीक। हाउ एवर इफ स्पीड कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल देन द स्पीड प्रोसीड्यूर शुड बी अडॉप्टेड एज विथ ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर स्टार्टेड। तो चलिए इसका ये पूरा ऑपरेशन हो गया। हम एक बार इंग्लिश में ऐसे इसलिए पढ़ते क्योंकि बीटेक में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंग्लिश भाषा समझ जाते हैं। तो भैया हम भी यूपी बोर्ड से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए चीज़ें हम भी यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो इससे सारी चीज़ें हिंदी में होता है क्या, एक्चुअली हम इंग्लिश में पढ़ते हैं लेकिन उसको चीज़ें हम कन्वर्ट करके हिंदी में ही समझते हैं। तो जैसा हम समझते हैं वैसा आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए होता है क्या, नॉर्मली हम ऐसे बताते हैं कि आपका सिंक्रोनस मोटर होता है, उसके स्टेटर पे हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं, ठीक है। चलिए पहले डायग्राम खोल के तब बताते हैं, वही आगे होगा डायग्राम। इससे यही ले लेते हैं डायग्राम, ठीक। तो देखिए ये इसका स्टेटर है, इसके स्टेटर पर हम 3 फेज की सप्लाई देंगे तो होगा क्या, जब इसके स्टेटर पर हम 3 फेज की सप्लाई देंगे तो इसके स्टेटर पे वाइंडिंग की गई होती है, कुछ इस प्रकार वाइंडिंग की जाएगी कि जैसे 3 फेज की सप्लाई देंगे तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा या फिर बोले तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और वो फ्लक्स इसी रोटर में क्लॉकवाइज NS गति से, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से रन करेगा ये, ठीक। जब ये रन करने लगेगा तो इसका जो रोटर रहेगा, तो इसके रोटर को हम क्या करते हैं कि पोनी मोटर या फिर अगर नो लोड के कंडीशन में तो पोनी मोटर के सहारे हम इसको पोनी मोटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, हम इसके पोनी मोटर को घुमाएंगे और इसको पोनी मोटर को हम इतने स्पीड से घुमाएंगे कि होगा क्या कि ये देखिए ये रोटर का मतलब कि पोल्स है, तो ये घूमेगा और बाकी तो इसका तो पहले से ही घूम रहा है, तो इसको हम नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल तक घुमाएंगे। तो होगा क्या, जब हम इसके नियर अबाउट लाएंगे ना तो ये इसको खींच लेगा, जो इसका पोल्स है इसके वाले पोल्स को अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट कर लेगा तो एक प्रकार से मैग्नेटिक लॉक कर लेगा। जब मैग्नेटिक लॉक कर लेगा तो उस कंडीशन में जब हम जान जाएंगे मैग्नेटिकली लॉक हो चुका है, अब ये रोटर जो है ड्यू टू रोटेशन ऑफ स्टेटर फ्लक्स के कारण घूम रहा है, तो उस कंडीशन में पोनी मोटर को इससे अलग कर लेंगे। उसके बाद आपका ये रोटर घूमने लगेगा कुल मिला करके, ठीक। तो यही रहा पूरा इसका ऑपरेशन। चलिए आगे और भी चीज़ें हम समझाने की आप सभी को कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है हाउ टू स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल प्राइम मूवर। तो जस्ट यही हमने पीछे बताया है कि कैसे आपका सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होता है एक्सटर्नल प्राइम मूवर का यूज करके, ठीक। तो देखिए बड़े अच्छे ढंग से हमने यहाँ पे लिखा है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है। पहला जो है कनेक्ट द रोटर शाफ्ट टू द एक्सटर्नल प्राइम मूवर एंड रोटेट्स द रोटर नियर सिंक्रोनस स्पीड। तो हमने बताया ना कि जो आपका रोटर का सॉफ्ट है उसको कनेक्ट कर दीजिए एक्सटर्नल प्राइम मूवर से और उसको आप घुमाइए सिंक्रोनस स्पीड के नियर अबाउट, ठीक। और देखिए रोटेट्स द रोटर इन द सेम डायरेक्शन एट विच मोटर इज रिक्वायर्ड टू रन। और रोटर को उसी डायरेक्शन में आप रोटेट करिए जिधर मोटर घूमना चाहता है, या फिर बोले तो जिधर रोटर का स्टेटर का फ्लक्स घूम रहा है उधर ही आप एक्सटर्नल प्राइम मूवर से रोटर को घुमाइए, ठीक। आगे देखिए रोटर की स्पीड NR एंड रोटर व्हील रोटेट्स विथ NR स्पीड एंड स्टेटर फील्ड विथ रोटेट्स विथ NS स्पीड। तो जो रोटर का उतने समझ ही गए होंगे, रोटर की जो स्पीड होती है वो NR स्पीड से रोटेट्स करेगी और स्टेटर फील्ड जो है रोटेट्स करेगा NS स्पीड से, ठीक। आगे देखिए रोटर के रेजिस्टेंस को हटाकर जैसे ही एक्सटर्नल DC सप्लाई देते हैं वैसे ही पुल इन टॉर्क लगाएगा और रोटर को ड्रैग करके स्टेटर के फील्ड के साथ मैग्नेटिकली लॉक कर लेगा। तो हमने ये बात तो पहले ही बताया कि आप बताया ना कि एक्सटर्नल प्राइम मूवर आप घुमाएंगे उसको NS स्पीड के नियर अबाउट, तो वो क्या करेगा और रोटर का रेजिस्टेंस को उस कंडीशन में हम हटा देंगे और एक पुल इन टॉर्क लगेगा और रोटर को ड्रैग कर लेगा और स्टेटर के फील्ड मतलब स्टेटर का जो फील्ड है वो रोटर को ड्रैग कर लेगा उसके पोल्स को और अपने में मैग्नेटिकली लॉक करके अपने साथ घुमाने लगेगा। उस कंडीशन में हम एक्सटर्नल प्राइम मूवर जो हम भी दे रहे हैं या फिर पोनी मोटर बोले तो उसको हटा लेंगे, ठीक। चलिए तो दूसरा मेथड है फ्रेंड्स आपका दूसरा मेथड स्टार्टिंग बाय द यूज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग का यूज करके आप मोटर को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले तो हम बता देते हैं डैम्पर वाइंडिंग कहाँ होता है, कैसा होता है, कैसे लोकेटेड किया जाता है। तो देखिए ये आपका हो गया सिंक्रोनस मोटर, ये हो गया इसका पोल्स रोटर का पोल्स, और ये हो गया एक्सटर्नल प्राइम मूवर हम दिए हैं। एक्सटर्नल प्राइम मूवर के साथ साथ एक रेजिस्टेंस हम इसमें ऐड किया है, ठीक। तो जो आपका डैम्पर वाइंडिंग होता है ना वो इसके रोटर के पोल शू पे होता है या फिर बोले तो पोल फेस पे, ठीक। डैम्पर बार इट इज बेसिकली
कॉपर और एल्यूमिनियम कंडक्टर बार लाइक केज टाइप रोटर बार्स या कंडक्टर। तो जो आपका डैम्पर होता है ये कॉपर या एल्यूमिनियम कंडक्टर बार्स का बना होता है और ये रोटर्स के ऊपर इसके पोल फेस के ऊपर रखा जाता है। ठीक, आगे देखिए और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए एंड दे आर प्लेस्ड ऑन द रोटर पोल फेस, और ये प्लेस्ड होते हैं रोटर पोल फेस के ऊपर। ठीक, एंड देयर रोटर बार्स आर मेड पैरेलल टू द शाफ्ट एंड इट इज नॉट मेड स्क्यूड एंड दीज बार्स आर शॉर्ट सर्किट बाय द थिन रिंग ऑफ द सेम मटेरियल्स। तो देखिए बता क्या रहा है कि आपका जो ये डैम्पर वाइंडिंग होता है वो रोटर के पोल फेस के ऊपर रखा जाता है। अब ये उसी मटेरियल का होता है जिस मटेरियल का आपका रोटर है, और ये रखने के बाद आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं। ठीक, अब शॉर्ट सर्किट क्यों होते हैं ये भी सब चीज़ें आगे समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। ठीक, तो चलिए दिस इज फॉर ऑन लोड स्टार्टिंग। इसका यूज जो होता है जब हम अभी पहले ही बता दिए थे कि डैम्पर वाइंडिंग हम यूज जब करते हैं लोड के कंडीशन में, जब लोड के कंडीशन में आपको सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना होगा तो हम डैम्पर वाइंडिंग यूज करेंगे। तो देखिए NR बराबर 0 मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन है। स्टैंड स्टिल कंडीशन मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में आपका रोटर तो मूव करेगा नहीं, तो उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है स्टैंड स्टिल कंडीशन में तथा यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के डैम्पर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग को NS गति से काटेगा, जिससे डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग में EMF जनरेट होगा और फील्ड वाइंडिंग एंड डैम्पर वाइंडिंग में जो EMF बना रहा है उसके कारण एक करंट फ्लो करेगी, जिसको लिमिट करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाए हैं। और यह लेंज लॉ के नियमानुसार यह करंट जिस कारण से बना है उसका विरोध करेगा, मीन्स NS का विरोध करेगा। मीन्स यह NS की वैल्यू कम करने की कोशिश करेगा रोटर को उसी दिशा में घुमाकर जिससे NS माइनस NR से वाइंडिंग को कम मतलब काटे तथा EMF बने जिससे कम करंट फ्लो हो। चलिए हम इसको अपने भाषा में समझाते हैं। ये चीज़ें एक्चुअली हम अपने भाषा में लिखे हैं तो हम बताते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए स्टेटर पे जब आप 3 फेज की सप्लाई देंगे तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो NS गति से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। ठीक, अब होता क्या है कि आपका रोटर के हम पोल फेस पे डैम्पर वाइंडिंग लगाए हैं, तो ये डैम्पर वाइंडिंग और रोटर के वाइंडिंग को NS गति से काटेगा। जब NS गति से काटेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्स कटेगा, जिसकी वजह से आप लोग जानते हैं फैराडे लॉ के अनुसार कि जब ज़्यादा फ्लक्स कटेगा d∅dt के कारण एक EMF जनरेट होगा। अब जब दोस्त आपका EMF जनरेट हो रहा है, देखिए हम अभी आगे बोले थे ना कि डैम्पर वाइंडिंग को कर दीजिए शॉर्ट सर्किट, तो डैम्पर वाइंडिंग इसीलिए शॉर्ट सर्किट करते हैं ताकि उसमें एक करंट फ्लो हो सके। अगर फ्रेंड्स हमारे शॉर्ट सर्किट डैम्पर वाइंडिंग को नहीं किए होते तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। तो देखिए फ्लक्स कटा, जैसे स्टेटर पर हम 3 फेज की सप्लाई दिए, उसके कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई जो NS गति से मूव कर रही है। अब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके रोटर और रोटर वाइंडिंग को काटेगी, तो d∅dt के कारण एक EMF जनरेट होगा। जब EMF जनरेट होगा तो उसके कारण देखिए आपका शॉर्ट सर्किट है, ओपन लूप क्लोज लूप है, तो उसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट उसमें फ्लो करेगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएंगे लेंज लॉ, इसी पे आएंगे लेंज लॉ। तो लेंज लॉ ने क्या कहा था कि प्रभाव कारण का विरोध करता है, प्रभाव कारण का विरोध करता है। तो यहाँ पे प्रभाव क्या है? प्रभाव है करंट, और कारण क्या है? फ्लक्स कट जो रहा है, ये कारण है। मतलब जो करंट प्रोड्यूस हो रही है ना, ये फ्लक्स के कटने के कारण प्रोड्यूस हो रही है। तो अब ये करेगा क्या? ये कोशिश करेगा कि अभी अब हम बोले ना प्रभाव कारण का विरोध करेगा, तो प्रभाव मतलब करंट विरोध करेगा अब जो फ्लक्स कट रहा है उसका। तो ये करेगा क्या? ये कोशिश करेगा कि भैया फ्लक्स कम कटे, कम करंट जनरेट हो, प्रभाव कारण का विरोध करे। तो कुछ ऐसे विरोध करेगा कि ये चाहेगा कि फ्लक्स कम कटे। तो फ्लक्स कम कैसे कटेगा? जब ये खुद घूम जाएगा उसी स्पीड में, मतलब उसी रोटेशन डायरेक्शन में जिधर कि स्टेटर का फील्ड घूम रहा है। अगर उसी डायरेक्शन में रोटर भी घूम जाएगा तो जितना पहले कट रहा था अब उतना ये नहीं कटे। क्योंकि ऐसा समझिए जैसे ये कोई चीज़ ये रोटर हो गया, ये ठीक, ये रोटर हो गया ठीक। अब ये स्टेटर का फ्लक्स है, अब यहाँ ये रुका है, ये रुका है, एक मिनट,
ये रोटर हो गया, ये स्टेटर का फील्ड हो गया। अब ये ऐसे इसको ns गति से काट रहा है। अब हम इसको रोके हैं। अगर अब इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कट रहा है, बहुत ज़्यादा करंट जनरेट हो रहा है। अब हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि ये कम कटे, कम करंट जनरेट हो, क्योंकि लेंज लॉ यही बोलते हैं प्रभाव कारण का विरोध करता है। ठीक, तो अगर हम ये ऐसे घूम रहा है और ये भी ऐसे घूमने लगे, मतलब इसी डायरेक्शन, जैसे ये ऐसे घूम रहा है, ये भी ऐसे घूमने लगे, तो ये पहले के जो सापेक्ष गति की बात करेंगे तो पहले से सापेक्ष गति से कम हो जाएगी कि नहीं, तो ये पहले की अपेक्षा कम कटेगा। अब कम कटेगा तो कम करंट प्रोड्यूस होगी, कम ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक, तो होगा क्या, तो आपका यही टारगेट था ना, रोटर को घुमाना। मोटर मतलब होता है क्या, रोटर को घुमाना। तो आपका रोटर घूमने लगा, बात खत्म। आपको जो वर्क करना है आप करिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिए, चाहे कुछ भी करिए, आपको रोटर घुमाना था, रोटर घूमने लगा। ठीक, आगे देखिए, तो ये भी आपका हो गया। जो हमने अभी पोनी मोटर के हमने बता दिया कैसे स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने डैम्पर वाइंडिंग भी बता दिया क्या होता है, कैसे क्या कहाँ लगा होता है, और इसमें डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा कैसे सिंक्रोनस मोटर की स्टार्ट करेंगे, ये भी हो गया। मतलब नियर अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसी में हो गए। ठीक, अब चलिए आगे हम चलते हैं इसी सिक्वेंस में। और एक बात चीज़ दोस्त और कहूँगा, आज हैप्पी न्यू ईयर है, तो हमारे तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी बधाई 2022 की। आप लोग खूब उन्नति करें, ग्रोथ करें, ऊंचाइयों पे जाएं, कुछ अचीव कर लें अपने लाइफ में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बताते हैं हंटिंग क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो नॉर्मली पहले मोटा मोटा हम हंटिंग बता देते हैं। नॉर्मली ऐसे अपने अगर 2 नंबर में पूछे तो यही लिख देना। हंटिंग होता क्या है कि जब हम सिंक्रोनस मोटर पे लोड घटाते हैं या बढ़ाते हैं, लोड घटाते हैं या बढ़ाते हैं, तो उसका जो रोटर होता है, रोटर की स्पीड, या फिर बोले तो रोटर का अपने स्टेटर फील्ड से पिछड़ जाना, या फिर अगर लोड घटा दिए तो आगे निकल जाएगा, अगर लोड हम बढ़ा दिए तो पिछड़ जाएगा अपने स्टेटर के फील्ड से। तो यही लोड के घटाने बढ़ाने पर रोटर फील्ड का अगरना या पिछड़ना, थोड़ा ज़्यादा देहाती हो गया, मतलब आगे जाना या फिर पीछे आना, यही वाइब्रेशन, इसी प्रोसेस को कहते हैं हंटिंग। ठीक, ये नॉर्मली मोटा मोटा हो गया। अब चलिए हम बताते हैं अच्छे से। तो देखिए टॉर्क का जो फार्मूला होता है T बराबर फाई एस फाई आर साइन लेमडा। जो साइन लेमडा होता है वो स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड के जो पोल्स हैं इसके बीच का जो एंगल होता है उसी को कहते हैं। ठीक, आगे देखिए इसी सीक्वेंस में। तो देखिए एक का एक लोड बढ़ा देंगे तो रोटर विल स्लिप बैक हो गया, मीन्स रोटर का फील्ड पिछड़ गया। सिंपल सी बात है यार। आप ऐसा समझिए, जो आप घर के कोई ना कोई तो मोटर होगा ही, जैसे कि जिससे हम लोग वो गांव में काटाकल चलाते हैं, चारा काटने वाली मशीन, अगर वो उसी को ले लीजिए, अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा लोड लगा देंगे तो उसकी स्पीड देखो घट जाती है। जब स्पीड घटती है तो एक बहुत घनघनाहट की आवाज़ आती है। उसमें होता है क्या, जब स्पीड घटती है तो फील्ड एक्साइटेशन की करंट बढ़ती है और फाई एफ की वैल्यू बढ़ती है। उसमें होता है क्या, फील्ड एक्साइटेशन बढ़ेगा, फिर टॉर्क ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि वो उसको कवर कर ले। ठीक, तो आगे देखिए इसी हिसाब से बताते हैं आप सभी को। तो देखिए द रोटर फील्ड स्टेटर फील्ड से पिछड़ गया तो डैम्पर वाइंडिंग की फील्ड और स्टेटर वाइंडिंग फील्ड से रिलेटिव मोशन होगा। ठीक, आगे देखिए जिससे फ्लक्स कटेगा, ईएमएफ जनरेट होगा और आल्सो करंट प्रोड्यूस ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ऑफ फील्ड वाइंडिंग, जिसके कारण इंडक्शन के कारण टॉर्क बनेगा। जो बढ़ा हुआ टॉर्क रोटर को घसीट कर स्टेटर के फील्ड के बराबर करके मैग्नेटिकली लॉक कर देगा पहले जैसा। तो यह कारण डैम्पर वाइंडिंग कर रहा है। ठीक, अब यहाँ तक समझाते हैं क्या चीज़ें हैं। तो होता क्या है, जो अब जो हम रोटर इस पर लोड बढ़ा दिए आपके रोटर पे, तो रोटर का जो फील्ड है स्टेटर के फील्ड से पिछड़ जाएगा। ठीक, अब जो पिछड़ जाएगा तो हम बताए थे कि रोटर में उसके पोल फेस पर डैम्पर वाइंडिंग रखे रहते हैं और रोटर का अपना पर्सनल भी वाइंडिंग होता है। तो जब भैया पिछड़ गया उसके सिंक्रोनस स्पीड से, ये भी पहले सिंक्रोनस स्पीड से रन कर रहा था आपके स्टेटर फील्ड के साथ साथ, अब ये इस पर हम लोड बढ़ा दिए तो रोटर का फ्लक्स जो है रोटेट करने का वो पिछड़ गया अपने स्टेटर के फील्ड फ्लक्स से। ठीक, तो होगा क्या, अब जो पिछड़ गया, कभी तो सांस चल रहे थे, आज ये पिछड़ गया, तो अब इसमें इसके बीच में एक रिलेटिव मोशन होने लगेगा। जब रिलेटिव मोशन होगा तो दोनों के बीच का फ्लक्स जो है कटेगा। जब फ्लक्स कटेगा तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जैसा कि पहला वाला प्रोसेस फिर यहाँ भी अप्लाई होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण शॉर्ट सर्किट है आपका ये वाइंडिंग
डेम्पर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है, तो उसकी वजह से उसमें एक करंट फ्लो होगा। अब जब करंट फ्लो होगा तब ये वही बताया लेंज लॉ यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए आप लोग, वो उसका अपोज करेगा और वो चाहेगा कि वो उसको बराबर हो जाए और फ्लक्स ना कटे और ये जो प्रभाव है जनरेट हो रहा है ये ना हो, अपने कारण का वो विरोध करेगा। ठीक, तो ये कोशिश करेगा कि ना कटे। जो रिलेटिव मोशन हो रहा है तो कोशिश कैसे करेगा, उसी रिलेटिव मोशन को ये बरकरार कर लेगा। बरकरार कैसे करेगा, ये रोटर के जो स्टेटर का फील्ड है वो रोटर के पोल को या फिर बोले तो फील्ड को अपने तरफ खींच लेगा, ड्रैग कर लेगा। ठीक, अब यही क्रिया जो हम लोड घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, बार बार रोटर का फील्ड अपने स्टेटर के फील्ड से ns गति से अगरना पिछड़ना, मतलब आगे होना फिर पीछे होना, और फिर बार बार स्टेटर का फील्ड रोटर के फील्ड को ड्रैग करना, यही प्रोसेस कहलाता है आप सभी का हंटिंग। अब इसी में क्या होगा, यही है, इसी चीज़ को आप वाइब्रेशन के रूप में समझ लीजिए। आगे चलिए देख ले, हो सकता है, उम्मीद करता है आगे चीज़ समझ में आ जाएंगे। और जैसे हमने लेमडा बताया था, लेमडा क्या होता है, रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड पोल के बीच का एंगल होता है। तो जब उसको ड्रैग कर लेगा तो उसके बीच का जो लेमडा है वो 0 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। अब मान लो इसी समय मोटर पर लगे सारे लोड को एकाएक हटा ले तो रोटर वाइंडिंग स्पीड स्टेटर वाइंडिंग के फील्ड से ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स इससे आगे निकल जाएगा। इस प्रकार देखिए आप, ये आगे निकल चुका है, ये देखिए रोटर का ये फील्ड है ns, अब ये स्टेटर का है, अब इससे आगे निकल गया है तो निगेटिव टॉर्क एंगल बनेगा। रिमूव लोड या घटा दिए हैं लोड, मतलब लोड को या तो हम घटा दिए हैं, पहले तो हम लोड को बढ़ा रहे थे, जब लोड को बढ़ा रहे थे तो ये पीछे हो रहा था। देखिए ये जब लोड हम बढ़ा रहे थे, ये लोड हम बढ़ाए हैं तो ये पीछे हुआ है, और इसके बीच के एंगल को लेमडा बोलते हैं, हमने बताया था लेमडा। और ये स्टेटर का फील्ड है। अब देखिए लोड बढ़ाए हैं तो ये रोटर का फील्ड जो है पीछे हो गया है। अभी हम लोड को घटा रहे हैं, तो जब हम लोड को घटा रहे हैं तो ये देखिए स्टेटर का फील्ड है, अब ये अपने फील्ड रोटर के फील्ड से रोटर का जो फील्ड है अपने स्टेटर के फील्ड से देखिए लेमडा डिग्री आगे हो गया। ठीक, तो ये निगेटिव टॉर्क एंगल कहलाएगा। अब तो देखिए पुनः पहले जैसा रिलेटिव मोशन होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो होगी, जिससे कारण टॉर्क लगेगा जो रोटर को घसीट कर स्टेटर के फील्ड से या सिंक्रोनाइज कर देगा या मैग्नेटिकली लॉक्ड कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मोटा मोटा एकदम, तो रोटर का लोड को घटाने बढ़ाने पर रोटर का अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से घट बढ़ जाना ही यही वाइब्रेशन या हंटिंग कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपका हंटिंग यहाँ पे होता है ख़त्म। और चलिए हंटिंग का हम कुछ बता देते हैं कि हंटिंग को कैसे आप दूर करेंगे। ठीक, हंटिंग आता क्यों है, इन सब चीज़ों को हम बता देते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे काजेज ऑफ हंटिंग आने का कारण क्या है। तो पहला जो कारण है सडन चेंज इन लोड, अचानक लोड में चेंजिंग कर देंगे तो हंटिंग होने लगेगा। ठीक, दूसरा है फॉल्ट अकरिंग इन द सिस्टम व्हिच जनरेटर सप्लाईज। तीसरा है सडन चेंज इन फील्ड करंट, अगर फील्ड करंट की वैल्यू में सडन चेंज कर देंगे तो हंटिंग आ सकता है। और देखिए फॉल्ट अकरिंग इन द सिस्टम, अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है एकाएक तो भी हंटिंग आ जाता है। जो चौथा है साइक्लिक वाइब्रेशन ऑफ द लोड टॉर्क, तो लोड टॉर्क में अगर साइक्लिक वाइब्रेशन हो रहा है तो भी हंटिंग आ सकता है। ठीक, अब चलिए हम बात कर लेते हैं हंटिंग को आपको कम करना है तो आप कैसे कम करेंगे। ठीक, तो देखिए मेथड ऑफ मिनिमाइज हंटिंग, हाउ टू मिनिमाइज हंटिंग और स्विंगिंग। तो हंटिंग को कैसे कम करेंगे, तो देखिए 3 मेथड है इसका, बाकी आगे डिटेल्स में एकदम हम चर्चा की, मतलब सारी चीज़ें हम लिखे हैं पढ़े हैं तो वो हम चीज़ें बताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपके कुछ काम का भी नहीं है। अभी तो आपका एग्जाम आगे है, सामने टारगेट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो वीडियो लाएंगे इलेक्ट्रिकल संबंधित सभी टॉपिक की वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे बड़े अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। आपका जो एग्जाम खत्म हो जाएगा तब। ठीक, आपको जिस भी टॉपिक पे रिक्वायरमेंट रहेगी आप लोग कमेंट करिएगा, ग्रुप में बोलिएगा हमसे डायरेक्टली, वो हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, आप सभी को पढ़ाएंगे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तो आप सेमेस्टर के उद्देश्य से ये फटाफट देख लीजिए। ठीक है, हाउ टू मिनिमाइज हंटिंग और स्विंगिंग। तो देखिए हंटिंग को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, आपके पास 3 मेथड है। हंटिंग कैन बी मिनिमाइज बाय द यूज ऑफ डेम्पर वाइंडिंग, और दूसरा है बाय यूज ऑफ फ्लाई व्हील। तो डेम्पर वाइंडिंग तो ज़्यादा लंबा है, इसको समझाने लगेंगे तो भी बड़ा समय निकल जाएगा। फ्लाई व्हील हम 2 मिनट में समझा सकते हैं। फ्लाई व्हील हो गया क्या, नॉर्मली ये फ्लाई व्हील लगा होता है आपके रोटर के शाफ्ट के अगल बगल में। ठीक, उसके रोटर के शाफ्ट पे लगा होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, फ्लाई व्हील देखिए बड़ा सा पहिया होता है और ये रोटर के साथ ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे। ठीक, तो होता क्या है, जब आपका लोड में वेरिएशन आएगा तो जब ये रोटर अपनी गति चेंज करेगी, मतलब रोटर का जब गति आगे पीछे होगा तो ये फ्लाई व्हील उसको होने नहीं देगा, क्योंकि फ्लाई व्हील में इनर्शिया
ऊर्जा या फिर जड़ बोले तो जड़त्व एकत्रित हो जाएगा। वही जड़त्व जो अगर रोटर कम भी हो रहा है ना तो फ्लाईव्हील इतना बड़ा होता है अपने जड़त्व के कारण उसको घुमा देगा, कहने मतलब उसकी स्पीड कम नहीं होने देगा। इन केस अगर लोड कम भी होता है तो उसके बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि उसका एक अपना पर्सनल जड़त्व है। जड़त्व तो आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में, तो वो पर्सनल उसका जड़त्व है तो उसके अपोज करेगा, मतलब कि उसे गति के परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका मिनिमाइज कैसे हंटिंग को करेंगे और हंटिंग आता क्यों है, हंटिंग होता क्या है, ये सारी चीज़ें बता दिए। अब चलिए हम चलते हैं वी कर्व पे और इनवर्स वी कर्व पे। ठीक, और लास्ट में हम आप सभी को बताएंगे इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में डिफरेंट क्या होता है, कम से कम 10 से 12 पॉइंट हम बताएंगे। ठीक, तो देखिए आप सबके सामने है वी कर्व और इनवर्स वी कर्व। तो चलिए पहले हम बता देते हैं वी कर्व्स। तो कोशिश करेंगे चीज़ें शॉर्ट में हो जाए, जो आपके काम की चीज़ हो, जितना आपको लिखने से आपके सेमेस्टर एग्जाम में नंबर आ जाए, और ये भी कोशिश करेंगे चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी तो इसको अच्छे से अगर समझाना ही है तो बड़ा इसका लंबा डेरिवेशन है कि ओवर एक्साइटेशन कंडीशन समझाना पड़ेगा, अंडर एक्साइटेशन कंडीशन समझाना पड़ेगा, नॉर्मल एक्साइटेशन कंडीशन समझाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम आ गए हैं वी कर्व पे। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें पता होंगी आपको। अगर नहीं भी पता होंगी तो अपने हम इतना कोशिश करेंगे कि वी कर्व इनवर्स वी कर्व तो समझा ही लेंगे। ठीक है, थोड़ा चीज़ें आपको माननी पड़ेगी, बाकी हम समझा लेंगे। ठीक, तो देखिए वी कर्व, इट इज प्लॉट बिटवीन स्टेटर करंट एंड फील्ड एक्साइटेशन करंट। जो आपका वी कर्व होता है वो स्टेटर करंट और फील्ड एक्साइटेशन करंट के बीच में खींचा गया होता है। तो हमने स्टेटर करंट आप तो समझ ही रहे होंगे, जो स्टार्टिंग में स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देते हैं उसमें जो करंट जाती है उसी कहते हैं स्टेटर करंट। और फील्ड एक्साइटेशन करंट समझे रहे होंगे, जो हमने अलग से एक्साइटेशन यूज किया था और रोटर को दिया था, वो आपका फील्ड एक्साइटेशन करंट कहलाएगा। ठीक, तो देखिए स्टेटर करंट्स, इधर आप लिखिए फील्ड एक्साइटेशन करंट, के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसको कहते हैं वी कर्व। तो वी कर्व देखिए वी के शेप में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है वी कर्व। तो इसमें 3 एक्साइटेशंस होते हैं, एक होता है ओवर एक्साइटेशंस, एक होता है अंडर एक्साइटेशंस, यहाँ पे देखिए अंडर एक्साइटेशंस, और यहाँ पे है ओवर एक्साइटेशंस, और यहाँ पे देखिए नॉर्मल एक्साइटेशंस। ठीक, तो होता क्या है ओवर एक्साइटेशन में ई एफ कॉस लिम्डा ग्रेटर देन होता है अपने अप्लाइड वोल्टेज से। ये हो गया एक प्रकार का एक्साइटेशन वोल्टेज, इसको आप लोग एक्साइटेशन वोल्टेज समझ सकते हैं। बाकी ये चीज़ें कैसे आई हैं, इसको क्यों कहा गया ओवर एक्साइटेशन, ये इसके लिए बड़ा लंबा हो जाएगा दोस्त। तो आप लोग इनवर्स वी कर्व डायरेक्टली यहाँ से देख लीजिए। इधर होता है आपका ओवर एक्साइटेशन, इधर होता है अंडर एक्साइटेशन। ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे हमने ऐसे डॉटेड किया है, ये देखिए यहाँ पे हमने तीर मारा है, ये है नॉर्मल एक्साइटेशन। तो होता क्या है ओवर एक्साइटेशन में ई एफ कॉस लिम्डा की वैल्यू बड़ी होती है अपने अप्लाइड वोल्टेज से, और इसमें जो आपका मोटर वर्क करता है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जितना चीज़ हम मेंशन किए इस चीज़ को आप लोग ग्राफ में मेंशन कर देंगे तो इतने से एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो ये होता है लीडिंग पावर फैक्टर। ई एफ कॉस लिम्डा अगर जब छोटा होता है अपने अप्लाइड वोल्टेज से तो ये अंडर एक्साइटेशन कहलाता है। अब इस समय वो मोटर वर्क करता है लैगिंग पावर फैक्टर पे, किस पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे। ठीक, और जो आपका नॉर्मल एक्साइटेशन होता है ई एफ कॉस लिम्डा इक्वल टू होता है अप्लाइड वोल्टेज के, मतलब एक्साइटेशन वोल्टेज इक्वल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। और इस पावर फैक्टर ये जब इस कंडीशन मोटर जो आपका वर्क करता है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करता है। ठीक, तो ये आपका इनवर्स वी कर्व हो गया। थोड़ा अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ें बता दें तो एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि अगर आप ये लिख देंगे एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा कि कोई आपका फील्ड एक्साइटेशन मतलब कि फिक्स है और मोटर का लोड हम बढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका वी कर्व किधर चला जाएगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा हम बता देते हैं, अगर चीज़ें समझ में आए तो भी ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रही है, अगर वी कर्व हम बताएं अगर उतना समझ में आया तो आप लोग उतना का समझ के उतना ही प्लॉट कर देंगे, उतना चीज़ें मेंशन कर देंगे एग्जाम में, तो वो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये लोड है, इनवर्स वी कर्व है और लोड है। पहले मान लीजिए आपके सिंक्रोनस मोटर पे 30% लोड था, फिर हमने 50% कर दिया, फिर हमने 80% कर दिया, तो हो गया उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए एक्साइटेशन फिक्स है, जब हम लोड बढ़ाएंगे ना तो आप लोग इतना याद रखिएगा, जब कभी भी आप लोड बढ़ाएंगे इनवर्स वी कर्व पे ना तो इनवर्स वी कर्व आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। किधर, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक, जो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो देखिए यहाँ पे if a synchronous motor is running at 50% load at normal condition normal excitation and if keeping flux excitation current constant। ठीक, हमने फ्लक्स एक्साइटेशन करंट को कांस्टेंट रखा है। इफ लोड इट इंक्रीज देन मशीन विल इंटर इन द अंडर एक्साइटेशन रीजन, इफ पावर फैक्टर विल डिक्रीज एंड स्टेटर करंट विल इंक्रीज। तो यहाँ पे हमने इसको फिक्स रखा है और लोड को जब बढ़ाएंगे तो देखिए ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। और जैसा कि हमने जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन की इधर क्या रहता है, अंडर एक्साइटेशन रहता है और इधर क्या होता है, ओवर एक्साइटेशन होता है। तो देखिए जब इसको आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका जो प्रक्षेप बन रहा है ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये अगर हम देखा जाए ओवरऑल इसका जो ये पार्ट है वो किधर आ जा रहा है, अंडर एक्साइटेशन
समझ आ रहा है, तो इसलिए आपको बोलना पड़ेगा कि जब आप लोड बढ़ाएंगे तो ये आपका जो मोटर है, अगर फील्ड एक्साइटेशन करंट को कांस्टेंट रख करके आप लोड उस पर बढ़ाते हैं तो जो आपका मोटर रहेगा वो आपका अंडर एक्साइटेशन में चला आएगा। ठीक, अब चलिए हम बताते हैं इनवर्स वी कर्व। यहाँ पे देखिए इनवर्स वी कर्व, तो ये भी समझाते हैं आप सभी को, बड़े अच्छे समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा बस उल्टा होता है, बस इनवर्स है तो वी का उल्टा होगा, जैसे वी कर्व होता है उसका थोड़ा सा उल्टा होगा ये। ठीक, नाम ही है इनवर्स वी कर्व तो समझ सकते हैं। इट इज ग्राफ प्लॉटेड इन बिटवीन cos फाई पावर फैक्टर ऑफ द मोटर एंड फील्ड एक्साइटेशन करंट। ये प्लॉट होता है पावर फैक्टर cos फाई एंड फील्ड एक्साइटेशन करंट के बीच में, जबकि इनवर्स वी कर्व क्या था, ये स्टेटर्स करंट और फील्ड एक्साइटेशन करंट के बीच में प्लॉट हो रहा था। आपका इनवर्स वी कर्व जो है वो पावर फैक्टर और फील्ड एक्साइटेशन करंट के बीच में प्लॉट होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका पावर फैक्टर है, यहाँ पे फील्ड एक्साइटेशन करंट है, और देखिए ये ओवर, बाकी सब वही रहेगा, बस आपको इसको इनवर्स भी कर्व कर देना है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल एक्साइटेशन से क्या होगा, ई एफ कॉस लेमडा इक्वल टू वी होगा। ओवर एक्साइटेशन, ये सब सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस इसको इन्वर्स कर देना है आपको। ठीक, ओवर एक्साइटेशन में क्या होगा, ई एफ कॉस लेमडा इज ग्रेटर देन वी अप्लाइड वोल्टेज के, अंडर इधर देखिए नॉर्मल कंडीशन के, नॉर्मल एक्साइटेशन के इधर अंडर एक्साइटेशन होगा। देखिए ये चीज़ हमने लिखा है, ये होगा ई एफ कॉस लेमडा लेस देन वी, मतलब अप्लाइड वोल्टेज। लाइक यहाँ पे पावर फैक्टर लैगिंग होगा, इधर पावर फैक्टर विल रिड्यूस द लीडिंग डायरेक्शंस, इधर लीडिंग पावर फैक्टर होगा आपका, यहाँ पे आपका नॉर्मल एक्साइटेशन होगा। तो ये आपका इनवर्स वी कर्व है। अगर आप इनवर्स वी कर्व इतना चीज़ें लिख देते हैं और ये नॉर्मल सा ये वेव फॉर्म ड्रा कर देते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि इनवर्स वी कर्व में आप लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें भी नॉर्मली वही कंडीशन अप्लाई होगा जो आपके वी कर्व में अप्लाई हो रहा था। अगर आप यहाँ पे भी अगर लोड बढ़ाते हैं तो फील्ड एक्साइटेशन करंट को कॉन्स्टेंट रख करके अगर आप लोड बढ़ाते हैं तो आपका इनवर्स वी कर्व भी आपका अंडर एक्साइटेशन में चला जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ें लिख देंगे तो आपके लिए थोड़ा ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, बाकी एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, सोचेगा कि लड़का काफ़ी डीप में पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए इतना सारी चीज़ें हो गई। तो हमने क्या क्या बता दिया, इनवर्स वी कर्व बता दिया, वी कर्व बता दिया, हमने हंटिंग बता दिया, डैम्पर वाइंडिंग के बारे में बता दिया, और हंटिंग होता क्यों है, आता कैसे है, उसको हम रिमूव कैसे करेंगे, ये सब सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। और सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट कैसे होता है, तो हमने दो मेथड से बताया, पोनीमीटर द्वारा और डैम्पर वाइंडिंग का यूज करके। और बताया हमने स्टार्टिंग में इसके कंस्ट्रक्शन को भी बताया, स्टेटर और रोटर कंस्ट्रक्शन को भी बताया। और अब सबसे लास्ट में अब हम बताएंगे सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर्स के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक, तो दोस्त एक चीज़ और कहेंगे, अगर दोस्त आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो कि ताकि दोस्त हम मोटिवेट रह सके और आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें फ्रेंड्स। और दोस्त कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करते रहिए, और दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग चाहे तो वहाँ उस लिंक के माध्यम से हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमें टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, ताकि जैसे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आए, चाहे AKTU से, फिर चाहे सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड, वो आप तक पहुँचती है। ठीक है दोस्त, और भी बीच में दोस्त हम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, खुद ही हैं, इलेक्ट्रिकल से हमने पढ़ाई पूरा किया है, तो हम इलेक्ट्रिकल की सारी चीज़ें बताते रहेंगे बीच बीच में, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक रहेंगे, हम उसको भी बताते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप तक पाने के लिए फ्रेंड्स चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम लास्ट में बताते हैं इंडक्शन मोटर्स और सिंक्रोनस मोटर्स के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए कंपैरिजन बिटवीन 3 फेज सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर। तो क्या अंतर होता है, देखिए सिंक्रोनस मोटर इधर है, इंडक्शन मोटर पहला है, इट इज डबली एक्साइटेड मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो डबली एक्साइटेड मोटर होता है, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि एक तो सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर पे और दूसरा सप्लाई दे रहे हैं रोटर पे। ठीक, और दूसरा क्या, इंडक्शन मोटर, इट इज सिंगल एक्साइटेड मोटर। तो इंडक्शन मोटर जो होता है वो सिंगल एक्साइटेड मोटर होता है। और देखिए पॉइंट नंबर 2, इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इंडक्शन मोटर बट इट इज सेल्फ स्टार्टिंग। सिंक्रोनस मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ठीक, समझ रहे होंगे आप सभी। और तीसरा पॉइंट, इट ऑलवेज रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, द स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑन द लोड, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्लिप फॉर सिंक्रोनस मोटर इज 0। और तीसरा है, इसका मतलब ये कह रहा है ना कि जो आपका सिंक्रोनस मोटर है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है, इसीलिए इसकी स्लिप की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि स्लिप बराबर हम जानते हैं NS माइनस NR। अब जहाँ पे NR बराबर NS है तो NS माइनस NS से 0 हो गया इसका स्लिप। ठीक,
अब चलिए बात कर लेते हैं इंडक्शन मोटर्स की। तो इसका तीसरा पॉइंट है, द स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर्स विल नेवर बी इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, अदरवाइज इट्स स्लीप विल बिकम जीरो, टॉर्क विल बिकम जीरो, विच इज नेवर पॉसिबल। ठीक, ये कह रहा है मतलब कि जो आपका इंडक्शन मोटर होता है उसका स्लिप कभी जीरो नहीं होता है, मतलब कि उसका, या फिर बोले तो उसका रोटर जो है कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से रन नहीं करता। अगर ऐसा हो जाएगा इन केस तो उसकी स्लिप वैल्यू जीरो हो जाएगी, और उस कंडीशन में जो इंडक्शन मोटर्स का टॉर्क है वो भी जीरो हो जाएगा। टॉर्क कैसे जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स, हम जानते हैं T बराबर KS E2 नॉट का होल स्क्वायर R2 अपान R2 का होल स्क्वायर प्लस S X2 नॉट का होल स्क्वायर। जब S की वैल्यू आप जीरो रख देंगे तो आपका टॉर्क की वैल्यू तुरंत जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो टॉर्क जब लगेगा ही नहीं तो इंडक्शन मोटर कैसे रोटेट्स करेगा। तो चलिए अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर। तो चलिए फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट है, सिंक्रोनस मोटर इज मोर इफिशियंट देन इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्शन मोटर्स के अपेक्षा। चौथा पॉइंट, द इफिशियंसी ऑफ इंडक्शन मोटर इज लोअर देन सिंक्रोनस मोटर्स। तो इफिशियंसी जो आपका होता है इंडक्शन मोटर्स का वो कम होता है सिंक्रोनस मोटर के अपेक्षा। और पाँचवा है, सिंक्रोनस मोटर इज यूज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर अलॉन्ग विथ ड्राइविंग मैकेनिकल लोड। सिंक्रोनस मोटर का यूज पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, बट इंडक्शन मोटर इज ओनली यूज फॉर ड्राइविंग मैकेनिकल लोड। पर इंडक्शन मोटर्स का यूज ओनली सिर्फ ड्राइविंग के लिए, मैकेनिकल लोड को चलाने के लिए किया जाता है। ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव नहीं करता है। ठीक, इसका ऐसा कोई एप्लीकेशंस नहीं है। और चलिए छठवां पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, सिंक्रोनस मोटर कैन रन लीडिंग लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन एंड नॉर्मल एक्साइटेशन रेस्पेक्ट। तो आपका जो सिंक्रोनस मोटर्स होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे, यूनिटी पावर फैक्टर पर चल सकता है अकॉर्डिंग टू ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन और नॉर्मल एक्साइटेशन। ठीक, लेकिन आपका जो इंडक्शन मोटर होता है ये ओनली वन लैगिंग पावर फैक्टर पे चलता है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा है, बट द इंडक्शन मोटर विल रन ओनली रन एट लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक, तो चलिए छठवां पॉइंट, सिंक्रोनस मोटर इज कॉस्टली। तो सिंक्रोनस मोटर आपका सभी का काफ़ी महंगा होता है। और देखिए इंडक्शन मोटर इज चीपर देन सिंक्रोनस मोटर। तो जो आपका इंडक्शन मोटर होता है वो सस्ता होता है इन कंपेरिजन टू सिंक्रोनस मोटर। तो ये सारी चीज़ें हो गई फ्रेंड, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई सीमा नहीं है इलेक्ट्रिकल चीज़ें पढ़ाने के लिए। तो चाहे तो दिन भर ऐसे पढ़ाते हैं, टॉपिक नहीं खत्म होगा। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो हमें जो लगा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप लोग को आना चाहिए, आप लोग को पढ़ लेना चाहिए, हमें पढ़ा देना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। और अब इसके बाद आपका फ्रेंड्स यूनिट 3 का वीडियो आएगा, जो जितने भी यूनिट मशीन का हैं सभी का हम वीडियो लाएंगे और ऐसे ही समझाएंगे। अगर ये चीज़ें फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आई हो तो फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम यूनिट 3 का, 4 का लाएँ, 5 का भी लाएँ, तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा वीडियो लगा, और ताकि हम जान पाएँ। और कुछ कमी लगा हो तो कमी को ही बताइएगा, ठीक है, तो बाकी उसको हम आगे इम्प्रूव कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस लास्ट में एक बात और, कि आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम में अच्छा करिए, बढ़िया नंबर लाइए और एकदम सेमेस्टर को पास करके दिखाइए। ठीक है फ्रेंड्स।